सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरे भाई बहन कैसे हो? जैसा कि आप सब अभी इंट्रोडक्शन वीडियो देख के ही आ रहे होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ये फाउंडेशन, हम लोग एक सेकेंड, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग देख के ही आ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या लेके आ रहे हैं। सीए फाउंडेशन सितंबर 25 या आप बोल लो जनवरी 26 का कंप्लीट 100% सिलेबस, जो कि मैं पूरा यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो पे, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप सब कोई पहला क्लास देख रहे हो तो आप पहला क्लास देख लो, लेकिन आप ये वादा करो कि आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ, जिससे आपको क्या पूरा क्लियरली आइडेंटिटी मतलब आइडिया हो जाएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग वीक में 4 वीडियोस अपना अपलोड किया करेंगे। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। और गाइज आज है मंडे, तारीख हो रहा है 17 मार्च। आज जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में वादा किया था, वैसे ही मैं 17 मार्च को पहला वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आपका भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ पूरा कंटिन्यू चले, जो भी हम लोग आगे का 80, 85, 90 क्लास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी बहुत मजा आएगा देखने में। ठीक है, मजा तो आएगा, साथ साथ हम लोग एग्जाम में भी एक स्कोर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम आपको एक दो बात बता दें। आप लोग सब क्योंकि 12 पास हो, कोई कॉमर्स से पास है, कोई साइंस से पास है। ठीक है, देखो कॉमर्स में क्या होता है, आप लोग 12 पास हो, बहुत बच्चे आराम से 85, 90, 95 अकाउंट्स में स्कोर किए हो। तो आप लोग बोलोगे सीए फाउंडेशन में अपने को पास होने के लिए कितना चाहिए? 40। 40 कोई बड़ा बात है क्या लाने के लिए? मैं बोलता हूँ एकदम बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, क्या हम लोग 40 लाने के लिए पढ़ रहे हैं? मेरा तो आंसर है नो। हम लोग तो 40 लाने के लिए नहीं पढ़ रहे। हम लोग को एग्जाम में कितना स्कोर करना है इसको लेके नहीं पढ़ना। हमारा काम है कर्म करना, फल अपने आप मिलेगा। 40 आएगा कि 50 आएगा कि 60 आएगा, हमें पढ़ना है अपने बेस को क्लियर करने के लिए। हमें पढ़ना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तो उसमें जो वर्ड आता है अकाउंटेंट, आपको अकाउंटिंग ही अगर अच्छा से क्लियर नहीं है, आप बताओ आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे? तो हमें 40 या 50 लाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है अपने आगे को, फ्यूचर को देखते हुए, है ना? तो अब भैया फ्यूचर को तो देख के पढ़ लेंगे, अब बताओ अब स्कोर कितना कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप एकदम डेडिकेटली, अगर आप इंस्टीट्यूट के मैट को फॉलो करते हो, पास टर्म पेपर, आरटीपी, एमटीपी और टेस्ट सीरीज, हर चीज आप एकदम क्लियर कर लेते हो, तो मैं बोलता हूँ 90 हम लोग आराम से स्कोर कर पाएंगे। चलो, आप बोल रहे हो 90 नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, सोचने में क्या जाता है। आप सोचो ना कि हम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। हम लोग कितना स्कोर करेंगे? 100 आउट ऑफ 100। हमेशा अपना टारगेट बहुत बड़ा रखो। बहुत बड़ा तक नहीं टच कर पाओगे, 100 नहीं टच कर पाओगे, 80 तो टच करोगे, 80 नहीं टच कर पाओगे, 60 तो टच करोगे। समझ आया? लेकिन अगर आपका हो भी है 40 का, तो एट द एंड देखोगे 30 या 35 में आके खेला खत्म। अपने को ऐसा नहीं सोचना, अपने को टारगेट लेके चलना है 100 का। आप 100 का टारगेट बना के चलो। 100 नहीं आएगा, 90 तो आएगा, 90 नहीं आएगा, 80 तो आएगा ना। ठीक है, तो अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखो आप लोग। ठीक है, टारगेट हमें क्या रखना है? हमें हमेशा टारगेट अपना बड़ा रखना है। अब चलो, अब मैं आपको एक बार शुरू करने से पहले आपको एक बार पेपर पैटर्न समझा देता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होता है हमारे सीए फाउंडेशन में। तो हमारा जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स है, उसमें अपने को 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या भैया 6 क्वेश्चन खाली? हाँ, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन बोलो तो 6 ग्रुप देखने को मिलेगा। हर एक ग्रुप के अंदर सब क्वेश्चन रहेगा। जैसे हो सकता है फर्स्ट नंबर ग्रुप के अंदर 4 क्वेश्चन रहे, सेकंड नंबर ग्रुप के अंदर 3 क्वेश्चन रहे। अब वो कितना क्वेश्चन रहेगा हर एक ग्रुप में, वो मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाएगा, वो तो इंस्टीट्यूट बता पाएगा, जो कि सरप्राइज मिलेगा आपको एग्जाम में। बस इतना याद रखना, आपको एग्जाम में 6 ग्रुप मिलेगा। वो 6 ग्रुप के अंदर सब क्वेश्चन बना रहेगा, जो कि आपको अटेंड करना है। अब हर ग्रुप कितने नंबर का है? हर ग्रुप 20 नंबर का आता है एग्जाम में। 20, 20, 20, 20, 20, 20। तो भैया ये तो 120 नंबर हो गया। हाँ, 120 मार्क्स हो गया। आपको नहीं पता आप 120 मार्क्स का एग्जाम देने जा रहे हो? मजाक कर रहा था। देखो, ये रहता है जिसमें क्या होता है ना, 1 नंबर आपको कंपलसरी अटेंड करना होता है। और ये जो बचा 5 ग्रुप है, 2 नंबर से लेके 5, 6 नंबर ग्रुप, इसमें एनी 4। समझ आया? ऐसा होता है। मतलब आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपको 20 नंबर का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या हर क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा? हाँ। अब उसके अंदर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से रहेगा, वो सब इंस्टीट्यूट बताएगा।
जो कि एग्जाम में आपको पता चलेगा। तो अभी हमारा एग्जाम ऐसा है कि 20-20 नंबर का 6 ग्रुप रहेगा। 6 ग्रुप में से आपको कोई भी 5 ग्रुप करना है। 5 बोलो तो 1 नंबर ग्रुप तो कंपलसरी करना है। 1 नंबर के लिए आपके पास कोई छूट नहीं है, आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हमारा ग्रुप 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक है, इसमें कोई भी 4 आप ग्रुप कर सकते हो। जैसे आपको 2, 3, 4, 5 आता है, 6 नंबर छोड़ दो, हो गया ना 100 नंबर। इस तरह का पेपर है, ठीक है। अब चैप्टर 1 का जो हमारा वेटेज रहता है एग्जाम में, वो थ्योरेटिकल पोर्शन में रहता है, जिससे आपका मतलब ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। आपको पता है 2 नंबर का हमारा ट्रू फॉल्स भी आता है, 2-2 नंबर करके 6 क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 से हमारा ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, चैप्टर 1 से हमारा थ्योरेटिकली भी कवर हो सकता है। तो चैप्टर 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अच्छा चलो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है। आपको अकाउंटिंग का मतलब तो समझ आना चाहिए, ठीक है। ये वेटेज आप लोग समझ गए किस तरह का वेटेज है हमारा। चलो बढ़िया। तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, हाँ। तो चैप्टर 1 आप समझ गए, चैप्टर 1 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्मी बढ़ गया है दोस्त मेरे, गर्मी कितना बढ़ गया है, ठीक है। चैप्टर 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को देखो वीडियो अच्छा लगे, आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करना। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना, नहीं अच्छा लगे तो बुरा कमेंट करना। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं भी अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ। आप लोग जितना अच्छा मुझे मेरा रिव्यू दोगे कि भैया आपके वीडियो में ये चीज कमी है, वो चीज कमी है, मैं भी उससे कुछ सीखूंगा ना। मैं भी वो चीज अच्छा करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, आप लोग खाली वीडियो देख के छोड़ दोगे, मैं कैसे बता पाऊंगा। देखो मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के पीछे बैक एंड में कितना काम हो रहा है, सब चीज देखना होता है। लेकिन आप लोग का काम है, आप लोग खाली एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सजेस्ट करो। आपको प्रेशर नहीं करना, खाली आप सजेस्ट कर सकते हो कि आंसू भैया का वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप एक बार जाके देखो। और मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो कंसिस्टेंट देखो। ऐसा नहीं कि आप कोई और टीचर का भी देख रहे हो मुझे भी फॉलो कर रहे हो, नहीं। आप एक जगह पढ़ाई करो। क्योंकि देखो कंपैरिजन अगर आप करने जाओगे तो हमेशा इफ बट माइंड में चलता है। लेकिन हमें क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको मुझे फॉलो करना, आप कंसिस्टेंट फॉलो करो, देखो मेरा रिजल्ट आपको मैं ला के दिखाऊंगा। जब हम लोग पास टर्म पेपर करेंगे आपको मजा आएगा कि नहीं, हाँ मैंने ये सब चीज पढ़ा था। लेकिन अगर आप कोई और टीचर का भी देख रहे हो, साथ साथ आप मुझे भी फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। आप एक जन का देखो, आपको मेरा अच्छा लग रहा है मेरा देखो, दूसरे का अच्छा लग रहा है दूसरे टीचर का देखो। सभी आपको पढ़ाएंगे, सभी का यही मोटिव है कि आप एग्जाम पास करो, ठीक है। चलो, अब बात ना बेसी करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो चैप्टर 1 जो हमारा है, चैप्टर 1 के अंदर हमारा पहला यूनिट है। चैप्टर 1 का नाम है हमारा थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा भैया ये आप बुक कौन सा यूज कर रहे हो, तो हमारा मंदिर कौन सा है, मंदिर भूल गए अपना। हमारा मंदिर है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या ICAI ने आपको कोई मॉड्यूल बुक्स दिया था, तो हम वही बुक से पढ़ रहे हैं। जो आएगा आपका यही बुक से आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, 36 टीचर के 72 नोट्स फॉलो करना बंद करो। आज मैंने जितना भी अपना CS के लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, सेम टू सेम मैंने CA का भी फाउंडेशन और इंटर फाइनल किया है। मैं बहुत सारे मतलब बाहर का भी टीचर का रेफर करता था। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, कि अगर आप ICAI का बुक कर लेते हो तो आउट ऑफ 120 आप 110 नंबर का मतलब कैपेबल रहोगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। 10 नंबर का हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट कर रहा है, माइंड टेस्ट कर रहा है, मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड देख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड देख रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो करके जाते हो तो 120 में से 110 नंबर का आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग कोई अलग इंस्टीट्यूट का ना फॉलो करके, ना अलग बुक ना फॉलो करके, हम लोग इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो कर रहे हैं। समझ आया, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो करो। हाँ, जिस दिन आपको ये लगता है कि भैया इंस्टीट्यूट का बुक तो मैंने पूरा पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, अब भी मेरे एग्जाम में बहुत टाइम है, तो आप अदर बुक्स का भी आप सम सॉल्व करो। लेकिन सबसे पहला आपका ये टारगेट है कि इंस्टीट्यूट का बुक सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। आगे तो आपकी मर्जी मेरे भाई। तो चैप्टर 1 का हमारा जो यूनिट 1 है, ये देखो आपको पढ़ने में हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन मैंने आपको यही बताया, ये हम लोग नंबर स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे। ये चैप्टर हमारा पढ़ने का क्या मोटिव रहा है, कि हम लोग अकाउंटिंग का मतलब अच्छा से समझ पाए। समझ रहे हो।
तो चैप्टर 1 का हमारा यूनिट का नाम क्या है? मेथड, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हम लोग अकाउंटिंग के मतलब समझेंगे। सबसे पहले चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बताओ तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। आप लोग 11 पास हो, 12 पास हो, सब 12 पास हो गए, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने आता है, तो ये बताओ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब बताओ। क्योंकि आप लोग 12 में ज्यादातर बच्चे कॉमर्स से होते हैं, कोई साइंस का बच्चा है तो चलो अलग बात है, उनको अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग बताओ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। भैया अकाउंटिंग का तो हमारा मतलब ये है कि यार मतलब है, बस कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ बुक में लिख लो, हो गया अकाउंटिंग। यही है। आज मैंने सामान बेचा, में रिकॉर्ड कर दो, अकाउंटिंग हो गया। आज मैंने किसी से परचेस किया, बुक में लिख दो, अकाउंटिंग हो गया। क्या ये अकाउंटिंग है? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या ये अकाउंटिंग है? कोई भी मेरा मतलब कोई भी बिजनेस है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आपने कॉपी खोला, लिख दिया आज मैंने इसको सामान बेचा, हो गया अकाउंटिंग। भैया हम तो यही पढ़ के आए थे, हमें तो यही लगता था। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अकाउंटिंग नहीं होता। मैं भी होता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज अकाउंटिंग नहीं है। देखो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब अगर हम लोग एकदम शॉर्ट में समझे, अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वर्ड में गौर करना, क्या है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भैया बिजनेस तो हम लोग हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, आप बोल रहे हो बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है। बेशक, कोई डाउट, बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग। अब एग्जाम में मत लिख के आ जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आया 4 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, नहीं काट के जीरो। समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम में क्या लिखना वो मैं आपको डेफिनेशन पूरा रट्टा करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, इसी क्लास में हम लोग याद करके खत्म करेंगे। बस अभी आप ये समझो कि कोई भी अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसमें आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, या आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई भी खर्चा कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, आप पेपर में एक रिकॉर्ड कर लिए और आप बोले हो गया हमारा अकाउंटिंग। मैं बोलता हूँ वो अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग तो वो है जो आपके बिजनेस का लैंग्वेज है। अकाउंटिंग वो है जिससे आपको समझ आता है कि हाँ आगे 4 साल मेरा बिजनेस में क्या होने वाला है, वो होता है अकाउंटिंग। आप एक बात बताओ ना, आपने आज 5 बार सामान बेचा, 4 बार सामान खरीदा, आपने नॉर्मल पेपर में रिकॉर्ड कर लिया, क्या वो अकाउंटिंग है? आपको उससे क्या समझ आया? मुझे तो बस इतना समझ आ रहा, आज मैंने सामान बेचा खरीदा, सामान बेचा खरीदा। क्या मुझे ये समझ आ रहा है कि आगे साल मेरे साथ क्या होने वाला है, आगे साल मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? क्या इससे आपको कुछ समझ आया? नहीं आया ना। तो अकाउंटिंग मतलब वो जो कि आपका लैंग्वेज हो, आपको समझ आए कि आगे मेरा क्या होने वाला है, आगे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, आगे जाके मेरा मार्केट में स्थिति क्या होने वाला है। समझ आया? शॉर्ट में बोले तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझ रहे हो? ठीक है, अकाउंटिंग हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब बताओ ये भाई मेरे भाई, ये बताओ अकाउंट्स में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, अकाउंट्स में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। खाली आपको मैं जितना मार्क कराऊंगा, आप चैप्टर 1 में उतना ही पढ़ना, बेसी डीप में मत जाना। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हम लोग 100% कवर करेंगे, मोस्ट डिटेल में कवर करेंगे। अब देखो क्या होता है, हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आप इंस्टीट्यूट का एक एक लाइन और आप एक एक वर्ड पढ़ो। क्योंकि देखो अगर आप उतना पढ़ोगे तो मुझे ये पता है कि आप थोड़ा अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो। नहीं तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छा है अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इतना पढ़ने के बाद आपके मन में कोई इफ बट नहीं रहेगा और आपको हर चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग जब पढ़ रहे हैं हमें ये नहीं करना ना कि हम लोग खाली इंस्टीट्यूट का एक एक वर्ड उठाए और आपको मैं रीड करा दूं, नहीं। खाली मैं इंग्लिश टू हिंदी नहीं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मुझे आपको साइड में और भी बहुत कुछ समझाना है। इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए 100% वो कवर कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो अब आप ये बताओ, ये तो समझ आ गया हाँ भैया अकाउंटिंग क्या होता है, एक बिजनेस का लैंग्वेज होता है। कैसे लैंग्वेज होता है ये मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। ये बताइए भैया, अकाउंटिंग में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं? तो अकाउंटिंग में हम लोग एक तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओके। तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन अब क्या होता है? आपने कोई सामान बेचा, ट्रांजेक्शन। आपने सामान खरीदा, ट्रांजेक्शन। मतलब आपके बिजनेस में जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, वो हर चीज एक ट्रांजेक्शन है। बात समझ रहे हो?
तो आप बोलोगे भैया तो इवेंट क्या होता है, आपने वर्ड यूज किया। कोई भी बिजनेस में घटना हो रहा है वो ट्रांजेक्शन है, तो भैया इवेंट क्या होता है, अभी मैं आपको मतलब बताऊंगा इवेंट और ट्रांजेक्शन। देखो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे सामान खरीदा 2 लाख का, तो 2 लाख रुपया मैंने आपको कैश दिया और मैंने आपसे सामान ले लिया, तो ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तो ट्रांजेक्शन। लेकिन ये 2 लाख का सामान बेच के, खरीद के, मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो होता है इवेंट। समझ रहे हैं? फिर मैंने आपसे 2 लाख का सामान खरीदा, तो जो मैंने आपसे 2 लाख का सामान खरीदा ये हो गया ट्रांजेक्शन। लेकिन ये सामान खरीदने के वजह से मेरे को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, वो हुआ है एक इवेंट। तो सिंपल शॉर्ट वर्ड में मैं ये बात बोलूं, देखो क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन्स अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट। कोई भी बिजनेस में कोई भी एक्ट हो रहा है वो है ट्रांजेक्शन, जबकि वो ट्रांजेक्शन करके उसका आउटकम क्या आ रहा है वो होता है इवेंट। While event is used to mean a happening as a consequence of transaction, a result। समझ गए? मतलब मैंने आपसे सामान खरीदा, एक ट्रांजेक्शन है। मैंने उससे भी एक सामान खरीदा, एक ट्रांजेक्शन है। मैंने उसको सामान बेचा, एक ट्रांजेक्शन है। लेकिन ये खरीदा बेची का रिजल्ट क्या आया, अल्टीमेट में आप प्रॉफिट कमाए कि लॉस कमाए, ये होता है इवेंट। बात समझ आया? मतलब मैं ये बात बोलूं, हर ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो इवेंट होता है। ट्रांजेक्शन मीन्स इन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। एक बिजनेस में कोई भी एक्ट को परफॉर्म जो करते हैं वो होता है हमारा ट्रांजेक्शन, जबकि वो ट्रांजेक्शन से रिजल्ट जो आया वो होता है हमारा इवेंट। इतना बात समझ आ रहा है आपको? इतना समझ आ रहा है तो आप बहुत आगे। ठीक है, तो भैया अभी तक हम लोग दो चीज क्लियर की हैं कि अकाउंटिंग का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप बुक उठाओ और आप रिकॉर्ड कर लो। नहीं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आगे आपको और डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया बिजनेस में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन को। हाँ, समझ गया? अरे अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया ट्रांजेक्शन का मतलब बता दीजिए जरा। ट्रांजेक्शन का मतलब जो भी आपके बिजनेस में जो भी एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो होता है ट्रांजेक्शन। भले ही वो एक्ट के लिए एग्रीमेंट बना हो, एग्रीमेंट नहीं बना हो, जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट बनाई हो। हर चीज करने के लिए हम लोग एग्रीमेंट नहीं बनाते। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, इन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज ए ट्रांजेक्शन। बिजनेस में एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन। तो भैया इवेंट क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन करके जो रिजल्ट आ रहा है ना वो होता है हमारा इवेंट। समझ आ गया? कभी नहीं भूलोगे? पक्का? वादा करो, हाथ में हाथ रख के वादा करो। हम्म, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब आपको समझ आ गया। कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हो आप बिजनेस में, वो हमारा एक ट्रांजेक्शन है। और अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमको उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, करेंगे, आगे सीखेंगे। समझ आया? तो भैया इवेंट क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट आया ना वो होता है हमारा इवेंट। समझ आया? जैसे मैंने आपसे सामान खरीदा 2 लाख में, और मैंने इसको सामान बेच दिया 5 लाख में। तो 2 लाख से खरीदा, एक ट्रांजेक्शन। 5 लाख में बेचा, एक ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या आया कि 2 लाख से खरीद के 5 लाख में बेच दिया, मतलब मैंने 3 लाख कमाया। तो ये जो रिजल्ट आया ना 3 लाख, ये एक इवेंट है हमारा। क्या, मैंने 2 लाख में खरीदा, एक ट्रांजेक्शन। मैंने 3 लाख में बेचा, एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये दोनों ट्रांजेक्शन को करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है हमारा इवेंट। ठीक है, वेरी गुड। 1 मिनट गाइस, समझ गए? वेरी गुड। आज बहुत कंप्लीट करना है हम लोग को आगे।
इतना समझ आ गया कि जो भी हम लोग बिजनेस में कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस में कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा ट्रांजैक्शन। जबकि वो ट्रांजैक्शन को करके जो रिजल्ट आता है वो है हमारा इवेंट। ठीक है, इस पेज में हमें इतना ही पढ़ना। अब चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, इस सब का आंसर तो आप ही बता दोगे, आप तो बहुत तेज हो। बोला एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मतलब हम आप, इन्वेस्ट करता है 2 लाख फॉर रनिंग स्टेशनरी बिजनेस। अरे यार, लाइन तेरा बेका हो गया ना, अच्छे से मार्क कर लेते हैं। पूरा एक इंडिविजुअल है, इन्वेस्ट करता है 2 लाख और रनिंग स्टेशनरी बिजनेस। हाँ, हमारा एक स्टेशनरी बिजनेस है और हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख रुपया। 1 जनवरी को ही परचेज 1,15,000 का, और एंड सेल फॉर 1,47,000। ओके, हम लोग खरीदे 1,15 पे, बेच दिए 147 पे। प्रॉफिट या लॉस बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। या 147 पे बेचे, लेकिन हम लोग तो खरीदे थे 1,15 पे, मतलब मेरे हाथ में 27,000 का प्रॉफिट हो गया। सही बता रहे हो, 27,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ही पे सॉप रेंट 5,000। अच्छा, 5,000 का तो हम सॉप रेंट भी भर दिया, मतलब मेरे हाथ में 5,000 और कम हो गया। मेरे हाथ में तो 22,000 बचा। और लास्ट में उसको क्या पता चलता है कि उसके हाथ में अभी भी 15,000 का सामान है। अभी भी उसके हाथ में क्या है, 15,000 का सामान है। समझ रहे हो? फिर से देखो, एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है 2 लाख रुपया। 2 लाख में फर्स्ट पर वो उसने क्या किया, सॉरी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वही मैं आपको बोलूँ, ये माइनस आप लोग गलत किए हो, बोला भी नहीं कोई मुझे, वही मैं बोलूँ, मैच नहीं हो रहा है आंसर, मैंने माइनस ही गलत कर दिया। फिर से देखो, हाँ मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने 2 लाख रुपया से बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सभी करते हैं। आप ये बताओ, आपने सामान कितने में खरीदा था, 1,15 पे परचेज किया था और 1,47 पे बेच दिया, तो आपने इस मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाया? तो 15 से 20, 5, 27 और 5, 32,000 तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। सही है, आप कैलकुलेशन ये देखो। लेकिन ये जो 32, देखो आपने सामान खरीदा था 1,15 पे, बेच दिया 1,47 पे, मतलब जो बचा आपने प्रॉफिट ही तो कमाया। अच्छा, 32,000 प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपने 5,000 का रेंट भी तो देना पड़ा, तो अभी भी हाथ के हाथ में कितना बचा है, 27,000 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, 27,000 बचा है, और आपको ये पता चला कि भाई अभी भी मेरे हाथ में 15,000 का तो गुड्स और बचा है। समझ रहे हो? मतलब इतना प्रॉफिट करने के बाद भी आपके पास अभी भी 27,000 का सामान है, तो ये 15,000 का और सामान बचा है। तो ये जो 15,000 का आपके हाथ में सामान बेचा, आप इसको भी तो फ्यूचर में बेच पाओगे। तो अल्टीमेट में ये बताओ कि आपका रिजल्ट क्या आया, मतलब आपके हाथ में प्रॉफिट बचा कि लॉस बचा। तो अभी अभी देखो, अभी 27,000 का तो प्रॉफिट आपके हाथ में बचा ही है, प्लस 15,000 का आपके हाथ में और सामान है जो कि आप फ्यूचर में बेच के कमा पाओगे। तो आपके हाथ में, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में 42,000 का सरप्लस बचा है। क्या ये बोलना गलत है कि सही है? 42,000 का सरप्लस आपके हाथ में बचा है, बोल सकते हैं? ये बताओ, समझे? देखो ये लोग कैसे किया, ये लोग भी ऐसे ही किया है कि आपने गुड्स कितने का बेचा था, भैया गुड्स तो मैंने 147 का बेचा था। हाँ, और परचेज कितने का किया था, 1,15 पे परचेज किया था। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह फ्रेश में कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके मैं दिखाता हूँ, इस इधर करके दिखाता हूँ। देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाँ? देखो हम लोग ऐसे करते हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स कितने का बेचा था मैंने, रुपीज 1,47,000। ठीक है, लेस, आपने बेचा इतना पे, लेकिन आपने परचेज कितना का किया था गुड्स, परचेज बताओ तो कितने में किया था मेरे भाई, 1,15,000 पे। अच्छा, तो बचा कुचा आपको प्रॉफिट कितने का हुआ था,
भैया मुझे तो प्रॉफिट हुआ 32,000 का। लेकिन ये 32,000 का आपने जैसे ही प्रॉफिट कमाया, आपको अपने हाथ से रेंट भी तो देना पड़ा। रेंट कितने का देना पड़ा था? भैया रेंट तो 5,000 ही लगता है, हमारा तो ज्यादा नहीं लगता। अभी भी आपके पास सरप्लस कितने का बचा? भैया सरप्लस तो मेरे पास 27,000 का बचा। 27,000 तो ये हुआ। लेकिन आप ये बात बताओ, अभी भी आपके हाथ में कुछ तो सामान बचा है ना? जो सामान बेचा आप इससे भी तो फ्यूचर में और कमा सकते हो, क्या उसको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे? हाँ भैया सर। और मेरे पास गुड्स और बचा हुआ है। गुड्स इन हैंड वर्ड यूज करते हैं आपके हाथ में। और भी तो 15,000 का सामान बचा है। उसको नहीं जोड़ोगे? तो अल्टीमेट में 42,000। अच्छा एक बात बताओ, आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन मुझे पता है ये 15,000 क्यों ऐड किए, आपको क्यों नहीं समझ आया। भाई मेरे आप ये बताओ, आपने सामान खरीदना बेचना प्रॉफिट कमाना सब कर लिया, लेकिन ये बताओ बेचने के बाद भी अगर आपके हाथ में कुछ सामान बचा है, तो क्या आप उसको घर में यूज कर लोगे? नहीं ना। आपके पास ये जो 15,000 का और सामान बेचा, आप तो कल इसको फिर बेचोगे ना। तो फिलहाल के लिए हम उसको ऐड कर लेना प्रॉफिट में। समझ नहीं आ रहा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने 500 पेन खरीदा था। सब पेन खरीदा 2-2 रुपया करके। तो आपने परचेस कितना का किया? 10 रुपया का। उसमें से आपने 4 पेन बेच दिया 3-3 रुपया करके। मतलब 12 रुपया में बेचा, 10 का खरीदा, 2 रुपया का प्रॉफिट। लेकिन याद रखना, आपके पास अभी भी हाथ में एक पेन बचा है, वो पेन को भी तो जोड़ोगे ना प्रॉफिट या लॉस असली में कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि वो एक पेन भी तो आप कल फिर दोबारा बेचोगे ना। तो अल्टीमेट में हमारे पास क्लोजिंग में जो भी गुड्स बचा रहता है, हम लोग उसको भी ऐड करते हैं। समझ आया? समझ आया? तो देखो 42,000 आ गया। ठीक है, हम लोग इस तरह करेंगे। ये हमारा क्या था? एग्जाम्पल 1। अभी एक्चुअली जब मैं न्यू न्यू ना, मुझे राइटिंग थोड़ा खराब है। मेरा ऐसे ही पेपर में भी राइटिंग बहुत खराब रहता था। तो राइटिंग इज नॉट अ मैटर, बट आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन बस अच्छा करना है। आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ भी लिखा रहे हो और टीचर समझ ही नहीं पा रहा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोग बस ये समझे कि भैया अकाउंटिंग मतलब ये नहीं होता कि आप खाली पेपर उठा के आप खाली रिकॉर्ड कर रहे हो। अकाउंटिंग मतलब वो होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा ट्रांस अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है और उसमें हम लोग सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। भैया ट्रांजेक्शन का मतलब समझा दीजिए। मुझे तो ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब एक ही लगता था। मैं बोल रहा हूँ दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग है। क्योंकि ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, आपके बिजनेस में कोई भी एक्ट परफॉर्म हो रहा है, वो एक ट्रांजेक्शन। मैंने आपसे सामान खरीदा, एक ट्रांजेक्शन। मैंने आपको सामान बेचा, एक ट्रांजेक्शन। मैंने ये काम किया, एक ट्रांजेक्शन। ठीक है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन को करके इसका रिजल्ट क्या है, आप प्रॉफिट कमाए कि लॉस कमाए कि क्या कमाए, ये होता है हमारा इवेंट। बात समझ आया? ये था। फिर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देख लिया, बड़ा इजी है। आप इलस्ट्रेशन को एकदम अपने बिजनेस के रूप में सोच के देखो, तो सब समझ आ जाएगा। फिर उमें हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट आएंगे। ये देखो लिखा भी है, अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं गलत बता रहा हूँ। अब देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग का मतलब क्या बता रहा है? पूरा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अच्छा, अकाउंटिंग आर्ट है। हम लोग तो सोचते थे अकाउंटिंग इज द कॉमर्स। क्या भैया कॉमर्स से पढ़ के आर्ट बोल रहा है? देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब कला। ठीक है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। दिल से फीलिंग आना चाहिए। आप लोग अभी 12 पास करके आए हो, कुछ तो अकाउंट जानते हो। आपको दिल में फीलिंग आना चाहिए कि क्यों वर्ड लिखा है कला। अकाउंटिंग एक कला है बाबू। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जरा सा भी जानते हो तो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जर्नल पे। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ऐसे मत बोलो, सब माइंड से आउट हो गया। तो अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल पे। भैया रिकॉर्डिंग कर करके तो इतना मोटा फाइल बना दिए। अब उसको हर एक लेजर को क्लासीफाई करो, हर एक लेजर का सेपरेट लेजर बनाओ हर एक अकाउंट का। तो हम लोग क्लासीफाई कहाँ करते हैं? लेजर पे। भैया लेजर के बाद मुझे एक पेज का खाली बैलेंस बताओ सबका। सबका ईयर बैलेंस क्या है, तो हम लोग समराइज कर देते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ये मैं ऊपर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना रिकॉर्डिंग जर्नल, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है।
तो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, 3 काम करते हैं। अकाउंटिंग एक कला है, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ पर? जर्नल पे। क्लासिफाइंग कहाँ पर? लेजर पे। समराइजिंग कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस पे। वर्ड आपको समझ आ रहा है क्यों बोला है? क्योंकि आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल पे, रिकॉर्ड कर करके तो आपने इतना मोटा फाइल बना दिया। हर एक लेजर, हर एक अकाउंट को सेपरेट लेजर में क्लासिफाई करो। जैसे जहां जहां आपका जर्नल में कैश अकाउंट यूज हुआ है, सब कैश को पकड़ के एक लेजर पे ले जाओ, सारा बैंक को मिला के एक लेजर पे ले जाओ। वो क्लासिफाई करना को हम लोग बोलते हैं लेजर पे पोस्टिंग करना। अच्छा, लेजर पे ले जाने के बाद, अब भी तो हर लेजर इतना बड़ा बड़ा है, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सब लेजर का फाइनल बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज करके एक शीट बना लेंगे। तो वो समराइजिंग को बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में बनाना। अभी आपको देखो, जो लोग जानते हो अच्छा बात है, जो लोग नहीं जानते हो, अभी हम लोग का सेकंड चैप्टर ही है जिसमें हम लोग डिटेल्ड में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना इस चीज के लिए। समझ आ गया? ये क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे, क्लासिफाई करते हैं लेजर पे, समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, समझने के लिए था। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, हम लोग जो भी चीज हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं, हम लोग वही तो चीज रिकॉर्ड करेंगे ना जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। आज हम लोग बिजनेस कर रहे थे, एक जन ने एक डाकू आया, चाकू लेके आया, बस चाकू लेके आके मेरा एसी तोड़ दिया। छोड़ो, एसी तोड़ दिया, चाकू लेके आया। लेके आते ही हम लोग सबको धमकाने लगा, ए मैं चाकू लेके आया हूं, गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह हूं। क्या ये है मेरा इन टर्म्स ऑफ मनी है कुछ? क्या हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, आप बताओ? नहीं भैया, रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे। तो याद रखना, अकाउंट्स में हम लोग वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। मजा आया? क्या इंप्लॉय लोग खाना खा रहे हैं, क्या इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी? खाएगा ये सब, 2:30 बजेगा, भूख लगेगा, खाएगा ही। रात को सब घर जा रहे हैं, इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी का कुछ नहीं है, सब तो घर जाएगा ही। तो हम लोग वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी हो। समझ आ रहा है? हाँ भैया, समझ आ गया। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हो गया, एक कला। हिंदी में याद रखो, अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या चीज का कला है? रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल पे। क्लासिफाई का, अच्छा जर्नल से सारा अकाउंट को एक जगह क्लासिफाई कर देते हैं लेजर पे। समराइजिंग का, सारा लेजर से फाइनल बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, वो हो गया समराइज करके एक शीट बनाना। अच्छा, समराइज हो गया, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी को। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा उसी चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंटरप्रीटिंग, इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब बोल रहा है जो भी आपका फिर रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे मतलब समझेंगे, तो रिजल्ट से अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या है। अब बताओ, इतना समझ आया? चलो फिर से मैं आपके लिए डेफिनेशन समझा रहा हूँ। क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। क्या चीज का कला है? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का। रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल पे, क्लासिफाई करेंगे लेजर पे, समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, हम लोग कोई भी चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर पे, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे करेंगे, डेट वाइज ऑर्डर करेंगे। करेंगे, एक तरीका है ना करने का कि जो मन आया वो रिकॉर्ड कर दिए, नहीं, एक सिग्निफिकेंट मैनर पे रिकॉर्ड करेंगे, कर लिए। करने करने के बाद क्या चीज को रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो भी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, इसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद इंटरप्रेट कर लेंगे, खुद में ही समझ लेंगे। हाँ, खुद ही बनाए, खुद ही इंटरप्रेट कर लिए, हो गया, बात खत्म। आपको क्या लगता है, क्या ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट नहीं है? बताओ तो।
मुझे तो लग रहा है डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। फिर से समझो, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं वो ट्रांजेक्शन और इवेंट जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो और जो कि एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। और करने के बाद हम लोग रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लेंगे। इंटरप्रेट मतलब समझ रहे हो कि कोई भी जैसे आपने पूरा अकाउंट्स बना लिया, बनाने के बाद आप खुद ही समझ रहे हो, हाँ मेरा ये प्रॉफिट है, अच्छा मेरे पास इतना एसेट है, अच्छा मेरा लाइबिलिटी इतना है, अच्छा मेरा बैंक बैलेंस इतना है, अच्छा कैश इतना है, अच्छा इस साल हम प्रॉफिट ज्यादा कमाए। खुद ही आप रिजल्ट इंटरप्रेट कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अरे इंटरप्रेट नहीं, ये तो पुराना जमाना का डेफिनेशन है। और डेफिनेशन कौन दिया था? जैसे हमारा इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ना, वैसे अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए बोलते हैं जिसको, आप लोग बहुत जन सुने भी होंगे सीपीए कोर्स। ठीक है, वैसे अमेरिका में क्या चलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उनका दिया गया डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन आज का नहीं है, 1961 का है। समझ रहे हो कितना पुराना? आज के डेट में आप खुद तो इंटरप्रेट कर ही लोगे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर्स को कम्युनिकेट करना। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात मेरा समझ जाओ कि ये जो डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन आप लोग समझ गए। ये जो भी डेफिनेशन है, ये 1961 का डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन कौन दिया था? जैसे हमारा इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है, वैसे ही अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। वो इंस्टीट्यूट ये डेफिनेशन रिलीज किया था 1961 में, अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था। जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि आप रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर करो, ट्रांजेक्शन और इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी में करो, और लास्ट में इंटरप्रेट कर लो रिजल्ट, खुद ही समझ जाओ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसके बाद एक और वर्ड होना चाहिए आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। खुद समझने के बाद आप यूजर से कम्युनिकेट करो। देखो 1961 में ना बिजनेस इतना वाइटल नहीं हुआ करता था, आज के डेट में बिजनेस एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। 1961 में क्या था? आजकल क्या है, आजकल बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है। यूजर्स मतलब कौन है? जो आपके कंपनी पे कोई ना कोई इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं यूजर्स। आप एक शेयर होल्डर हो कंपनी के, आप यूजर हो। आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप एक यूजर हो। आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आप एक यूजर हो। आप कंपनी के इन्वेस्टर हो, आप एक यूजर हो। आप गवर्नमेंट हो, अच्छा आपको कंपनी से टैक्स लेना है, आप भी यूजर हो। समझ आया? यूजर, यूजर मतलब हर वो व्यक्ति जिसको एक कंपनी से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो होता है यूजर। तो आप बताओ, आप अकाउंटिंग करके खुद ही इंटरप्रेट कर लोगे कि लास्ट में यूजर से कम्युनिकेट भी करोगे? तो डेफिनेशन अधूरा है कि नहीं? यूजर को नहीं बताओगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, यूजर को बताओगे तभी तो यूजर कोई डिसीजन लेगा कि उसको आपके कंपनी पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बात समझ रहे हो? समझ आया? तो सबसे बड़ा बात है कि आपको यूजर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, इसलिए वो डेफिनेशन अधूरा था। देखो क्या लिखा है यहाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, अकाउंटिंग एंड्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अकाउंटिंग खत्म कहाँ हो रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट से, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब ये मॉडर्न वर्ल्ड का सीनेरियो बता रहा है। विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, सोसाइटी गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज। आजकल हम लोगों के को क्या है, हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आने लगा है कि एक कंपनी कैसा रन कर रहा है। हम लोग को बहुत ही जानने का इच्छुक रहता है कि रिलायंस कैसा प्रॉफिट कमा रहा है, आईटीसी कैसा कमा रहा है, वेदांता कैसा कमा रहा है, टाटा कैसा कमा रहा है। तब ना हम जाके वो कंपनी का शेयर लेंगे। तो अगर आप शेयर होल्डर, आप यूजर के साथ कम्युनिकेट अगर नहीं करोगे अपना अकाउंट्स को, कोई आपके कंपनी पे रुपया कैसे इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आजकल सबको जानना है कि आपके कंपनी में क्या चल रहा है। और सब चीज आपको पता चलेगा अकाउंट्स देख के। आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, कि मार्केट में क्या है आपका पोजीशन कंपनी, सब कैसे पता चलेगा? हमें अकाउंट्स देख के ही पता चलेगा। बट आप तो अकाउंट्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। अगर हम लोग ये डेफिनेशन फॉलो करें तो आप तो अकाउंट्स को खाली इंटरप्रेट करके छोड़ दे रहे हो। नहीं भैया, अब समझ आया, ये डेफिनेशन तो पुराना हो गया है। हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये डेफिनेशन एंड हुआ है विद खाली इंटरप्रिटेशन के साथ। हमें तो
द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द अकाउंट्स रिजल्ट हैज इंक्रीज। आजकल ये जो वर्ड कम्युनिकेटिंग है ना, इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़े जा रहा है। क्योंकि आप कोई को कम्युनिकेट नहीं करोगे, कोई आपके कंपनी पे इंटरेस्ट कैसे होल्ड करेगा, कोई आपकी कंपनी पे इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में कॉम्पिटिटर लोग से अलग हो जाओगे। समझ आ रहा है? ठीक है। हम्म? तो इसी के चलते फिर हम लोग का नया डेफिनेशन क्या आ गया, आप ये वाला डायरेक्ट पढ़ना, न्यू डेफिनेशन। देखो मैं आपके लिए ऊपर कर दे रहा हूँ, बेटर रहेगा जो। देखो ऐसे तो देखता हूँ, छोड़ो। समझ आ गया कि मतलब हमारे अकाउंट्स में आजकल क्या होना चाहिए, हमें कम्युनिकेट भी तो करना है। न्यू डेफिनेशन। देखो, देखो न्यू डेफिनेशन क्या है हमारा, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। हाँ रिकॉर्ड तो करेंगे, एकदम सही था। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, फटाक फटाक बता दे जाओ। जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, चैप्टर 2 में देखेंगे। अच्छा, सारा जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पे उसको क्लासीफाई कर देंगे। अच्छा, लेजर में क्लासीफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस पे समराइज कर देंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। समझ आया? पुराना और नया डेफिनेशन में आपको डिफरेंस समझ आया? वर्ड कम्युनिकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इतना बड़ा बना रहे हो, आप अकाउंट्स इतना बड़ा बना रहे हो। आप इमेजिन करो, रिलायंस अकाउंटिंग किया, लेकिन वो खुद ही इंटरप्रेट करके छोड़ दिया, उन्होंने किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया। क्या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज पॉसिबल है? और क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या आज रिलायंस में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रिलायंस से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, चाहे वो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ओनर खुद हो। तो आप एक कंपनी हो, आपको अकाउंटिंग करना है, करने के बाद आप इंटरप्रेट करो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ये तो करो, कम्युनिकेट तो करो। ठीक है। फिर से हम लोग नया डिफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज एक प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइजिंग करते हो, समराइजिंग करने के बाद एनालाइज करते हो। देखो एनालाइज मतलब क्या हो गया, एनालिसिस मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो, देखिए हाँ मेरा इतने का प्रॉफिट आया है, हाँ मेरा आगे साल अब ये पोजीशन रहेगा, आगे हम लोग समझेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। समझ रहे हो, बस आप लोग देखिए कि एनालिसिस निकाल रहे हो। हाँ इस बार मेरा प्रॉफिट इतना है, वर्किंग कैपिटल मेरा इतना है, मेरा एसेट इतना है, मेरा लायबिलिटी इतना है, ये होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद आप इंटरप्रेट तो किए, इंटरप्रेट करने के बाद आपने कम्युनिकेट भी कर दिया रिजल्ट। किसको कम्युनिकेट कर दिया? जो पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है, जिसको आपके कंपनी में इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ, आप लोग उसके साथ कम्युनिकेट भी कर दिए। अब हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन कंप्लीट। समझ आ गया? ठीक है। देखो अब क्या बता रहा है, किसने देखा है ये जवानी है दीवानी? हम्म। आप लोग कमेंट जरूर करके जाना, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको क्लास अच्छा लगे आप कमेंट करना, क्लास अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करना। तो मुझे भी क्या है ना, अभी थोड़ा सीखना है, आप लोग भी मुझे गाइड करोगे कि भैया आपके में ये चीज कमी है, वो चीज कमी। ठीक है। आप लोग मुझे जरूर से जरूर कमेंट करना। जो बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, चैप्टर ही बोरिंग है, लेकिन आप मतलब समझ के जाना।
बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है इतना हम जानते हैं। अब देखो बता रहा है प्रोसीज्योर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन प्रोसीज्योर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब बोल रहा है अकाउंटिंग का जो भी प्रोसीज्योर है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। पहला जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग पढ़ते हैं, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। देखो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जर्नल पे। रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करते हैं, जर्नल पे। लेकिन एक बात बताओ आप हर ट्रांजेक्शन जर्नल पे अगर आप रिकॉर्ड करने लग जाओगे, आप लोग क्लास 11 12 पास होके आए हो तो आपको पता तो होगा जर्नल क्या होता है। जर्नल मीन्स क्या, हर एक ट्रांजेक्शन का एक एक जर्नल होता है। इसमें कोई ना कोई चीज डेबिट होता है, कोई ना कोई चीज क्रेडिट होता है। ये हम लोग चैप्टर 2 में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो जर्नल, आप एक बात बताओ, आज हम लोग इतना सारा हम लोग का दिन का ट्रांजेक्शन है, मंथ का है, ईयर का है, कितना ट्रांजेक्शन है, इतना मोटा जर्नल बना दिए तो क्या आप कभी भी उससे आप कुछ आगे बढ़ पाओगे, नहीं ना, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग बहुत सारा सब्सिडियरी बुक बना लेते हैं। सब्सिडियरी बुक भी क्या एक जर्नल ही है, ठीक है। कितने टाइप का सब्सिडियरी बुक होता है पता है, 8 टाइप का होता है, कि सब भूल गया, सब दिमाग में ढुका था भैया लेकिन निकल गया। नहीं, सब 8 टाइप का सब्सिडियरी बुक होता है। हम लोग सब पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। देखो लिखा है दिस बुक मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिडियरी बुक, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, आप लोगों को पता है, थोड़ा थोड़ा याद होगा, कैश बुक। ये सब हमारा क्या है, सब्सिडियरी बुक है, 8 टाइप का होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो बस याद रखना कि हम लोग कोई भी क्या करते हैं, हम लोग सब बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल पे करते हैं। चैप्टर 2 पे भी डिटेल में बताऊंगा, बस खाली अभी याद रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे, बस। देखो लिखा है चैप्टर 2 पे, अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई तो करना जरूरी है। अच्छा भैया क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है, देखो जो लोग अभी फिर पढ़ के आए होंगे, मैं यही बात बोला, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिया। 1 तारीख था, कितना का सामान बेचा रिकॉर्ड कर लिया, कितना का सामान परचेज हुआ रिकॉर्ड कर लिया, कितना का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा रिकॉर्ड कर लिया, कितना का ट्यूशन फीस भरा रिकॉर्ड कर लिया, कितना का खाने का आइटम खरीदा रिकॉर्ड कर लिया। सेम टू सेम आपने 2 तारीख को भी किया, 3 तारीख को भी किया, 4 तारीख को भी किया, 5 तारीख को भी किया। अब एट द मंथ एंड मुझे ये जानना है कि पूरे महीना आप लोगों ने कितने का खाना खाया, मुझे खाली ये बताओ। मुझे नहीं जानना सेल कितना हुआ, मुझे नहीं जानना परचेज कितना हुआ, मुझे नहीं जानना कि ट्यूशन फीस कितना पे हुआ है। मुझे बस ये जानना है कि पूरे महीना आप लोगों ने कितने का खाना खाया। आप बोलोगे हाँ ये तो जर्नल से मुश्किल काम हो गया निकालना, क्योंकि जर्नल पे तो हर अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। तो वही हर एक ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट जगह पे शो करने के लिए हम लोग बनाते हैं लेजर। वही लेजर पे अपने लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मेरे भाई, समझ आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, व्यू टू अ ग्रुप ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह देख लेते हैं। लेजर का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है क्लासिफाई करने को, एट एट वन प्लेस। सारा ट्रांजेक्शन आपका एक जगह शो होता है। लेजर पे क्लासिफाई करने से क्या फायदा होता है ना, पूरे महीने आपने जितना भी सेल किया सबका एक लेजर बन जाएगा, सेल अकाउंट बोल के। वो सेल अकाउंट पे पूरे महीने का आपको सेल नजर आएगा, समझ आया। इसको बोलते हैं हम लोग क्लासीफाई। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, आप लोग कोई चीज के लिए टेंशन मत लो, बस आपको मतलब समझ आना चाहिए कि क्यों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्यों क्लासीफाई करते हैं। अभी के लिए बेसिक्स भी रहा तो चलेगा, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ आया, सबसे पहले हुआ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जर्नल पे। लेकिन जर्नल भी बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसको हम लोग फर्दर छोटा छोटा सब्सिडियरी बुक में डिवाइड कर लेते हैं। हो गया जर्नल का काम। तो जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कोई भी चीज हम लोग क्लासीफाई कहाँ करते हैं, लेजर पे। अच्छा जर्नल क्या होता है ना, जर्नल बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को प्रॉपर नहीं पता चल पाता कि हम लोगों ने एक आइटम पे के पीछे कितना खर्च किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का एक सेपरेट लेजर मेंटेन कर लेते हैं, और वो सेपरेट लेजर पे हम लोग पूरा देख लेते हैं, तो हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। अब मुझे क्या है, मुझे खाली ये जानना है कि इम्प्लॉय लोग ने खाना कितने का खाया,
तो मैं खाली वही वाले लेजर में जाऊंगा, वो लेजर में मुझे टोटल बैलेंस मिल जाएगा कि कितने का खाना खाना खाया है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासीफाई। सारा अकाउंट को एक जगह क्लासीफाई करना इज कॉल्ड अ लेजर। अच्छा चलो, लेजर में भी क्लासीफाई कर दिया। अब तीसरा चीज मेरा क्या बचता है? समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या हो जाता है भैया? तो समराइजिंग का मतलब ये हो जाता है, अब आपने लेजर तो बना लिया, अब लेजर भी क्या है ना, लेजर भी हो गया। अब लेजर में भी क्या है, कोई लेजर बहुत बड़ा, कोई लेजर बहुत छोटा। मैं बोल रहा हूँ मुझे अब इतना झमेला नहीं चाहिए, मुझे एक पेज में खाली समराइज करके डेटा दो। मुझे उसमें कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, उसमें खाली ये लिखा होना चाहिए सेल 8 लाख, परचेज इतना। मुझे डिटेल में नहीं जानना। डिटेल में जब जानना होगा मैं लेजर खोल के देख लूंगा। मुझे बस एक पेज में समराइज करके दो। तो वो जो एक पेज में हम लोग समराइज करते हैं ना, वो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस नाम बोलते हैं। तो कोई भी चीज हम लोग समराइज कहाँ करते हैं, नाम नहीं लिखा कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस पे समराइज करते हैं, आप याद रखना। समराइज कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस पे। तो समझ आया? हम लोग सबसे पहले करते हैं रिकॉर्ड जर्नल पे। रिकॉर्ड करने के बाद हर एक ग्रुप ट्रांजैक्शन को एक जगह पर उठा के ले जाते हैं। सारा सेल्स को एक जगह पे ले गए, सारा परचेज को एक जगह पे ले गए, सारा कैश को एक जगह पे ले गए। ये हो गया क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने के बाद सारे नेचर के ट्रांजैक्शन का फाइनल फिगर उठा के एक पेज में ले गए। ये होता है समराइज करना। समराइज सीट, समराइज समझ रहे हो, छोटा एकदम समराइज करके एक पेज का। मुझे एक पेज जरूरी नहीं है, 2 3 पेज 4 पेज भी हो सकता है, लेकिन पहले से तो बहुत छोटा हो गया। जर्नल इतना बड़ा था, लेजर इतना बड़ा, ट्रायल बैलेंस इतना बड़ा। समझ लो कितना समराइज हो गया। आपका 2 पेज का सेल्स का लेजर था, तो आपको ट्रायल बैलेंस से कुछ नहीं करना, खाली लिखना है सेल्स अकाउंट 8 लाख, बात खत्म। कितना समराइज हो गया। तो हो गया समराइज। ये आपका डेफिनेशन ही चल रहा है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंटरेस्टेड पर्सन। याद है? चलो, समराइजिंग हो जाने के बाद हम लोग करेंगे उसका एनालिसिस। देखो, एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, अब समराइज तो कर लिए सबको एक जगह पे, सबको समराइज तो कर लिए, लेकिन समराइजिंग करने के बाद अब क्या हुआ? समराइजिंग करने के बाद क्या हुआ? एक पेज है, सबको समराइज कर लिए, लेकिन क्या अब आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा है? नहीं। भैया, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस की मदद से आगे अकाउंट बनाएंगे। आपका देखो, हर ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप के, 5 ट्रायल बैलेंस है, 5 टाइप के लेजर्स रहते हैं। कैपिटल अकाउंट के अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये आपको डिटेल चैप्टर 2 में ही समझ आएगा। जब मैं चैप्टर 2 कराऊंगा ना, एक बार ये वाला सीट भी खोल लूंगा ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए, आप कनेक्ट कर पाओ। अभी के लिए आप लोग ये समझो, हर एक ट्रायल बैलेंस से 5 टाइप का अकाउंट रहता है: कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी। ये जो एक्सपेंस और रेवेन्यू का जो भी ट्रांजेक्शन होता है ट्रायल बैलेंस में, हम लोग इसका मदद से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटीज की मदद से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे जो पहले पढ़े हो। समझ आ रहा है? तो ये जो एनालिसिस करना हुआ ना, ये ट्रायल समराइजिंग आप लोग कर लिए। समराइजिंग करने के बाद अब आगे का पार्ट, और आपको एनालाइज करना है। हाँ, मेरा इतने का प्रॉफिट हुआ है, मेरा इतने का एसेट है, इतने का लाइबिलिटी है, ये हो गया एनालिसिस का पार्ट। ठीक है? अब एनालिसिस भी कर लिए भैया। पेन कहाँ गया मेरा? हाँ, एनालिसिस भी आप कर लिए। एनालिसिस के बाद अब इसका काम है आपका इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना, डेटा इंटरप्रेट नहीं करोगे कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, मेरा फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, मतलब एक आइडिया नहीं लग जाएगा। आप पिछले साल 10 रुपया कमाए, उसके बाद 11 रुपया कमाए, उसके बाद 12 रुपया कमाए, तो आप एक अंदाजा इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि हाँ, अगले साल हम 14 रुपया तक पहुंच सकते हैं। एक आइडिया हो जाएगा ना इंटरप्रेट करने का। तो वही बात है, इंटरप्रेट करोगे। अच्छा, इंटरप्रेट करने के बाद लास्ट काम अपने लोग क्या करेंगे? लास्ट काम हम लोग कम्युनिकेटिंग करेंगे। अच्छा, यही तो इम्पोर्टेंट है, इसी के चलते तो वो 1961 वाला डेफिनेशन को खत्म किया गया था। कि 1961 का जो डेफिनेशन था वो कम्युनिकेटिंग नहीं था, क्योंकि उस टाइम उतना इन्वेस्टर लोग नहीं था आज के मुकाबले। उस टाइम इन्वेस्टर लोग थे, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल सारे इंटरेस्टेड पर्सन को ये जानने का बड़ा शौक रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो उसी प्रोसेस को तो हम लोग कम्युनिकेट बोलते हैं ना, जो कंपनी अपना डेटा आपके थ्रू दिखाएगा।
मतलब कंपनी आपको कम्युनिकेट करता है ना। समझ आया? अच्छा, कम्युनिकेटिंग क्यों करते हैं? ताकि जो एंड यूजर्स लोग हैं ना, वो कोई रैशनल डिसीजन ले सके। आज आपको वेदांता का अकाउंटिंग जानने में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि मैं क्या वेदांता में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। देखो, आप अकाउंटिंग देख के क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा था, नहीं ऐसे थोड़ी। अकाउंटिंग देख के हम लोग उसका कोई डिसीजन ले पाए, यही तो है कम्युनिकेटिंग। आज कंपनी आपके साथ कम्युनिकेट क्यों कर रहा है? ताकि आप कोई डिसीजन ले पाओ कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। एज अ क्रेडिटर वो क्या डिसीजन लेगा कि मुझे कंपनी के साथ आगे ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना है। एज अ एम्प्लॉय आप क्या डिसीजन लोगे कि हाँ, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, मुझे कंपनी में नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? बैंक क्या डिसीजन लेगा जब कंपनी अपना अकाउंटिंग बैंक के साथ कम्युनिकेट करेगा? तो बैंक क्या डिसीजन लेगा कि मुझे कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कम्युनिकेटिंग का मतलब कि आप एंड यूजर्स के साथ आप कम्युनिकेट करो ताकि वो जो आपके यूजर्स लोग हैं वो कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, कोई डिसीजन बना पाए अपने मन में कि उन्हें ये काम करना है कि नहीं करना है। समझ गए? 1 मिनट। समझा क्या? देखो, डेफिनेशन को ही हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़े। रिकॉर्डिंग कहाँ की है? जर्नल पे। क्लासीफाई कहाँ की है? लेजर पे। समराइज कहाँ की है? एक सीट या 2 सीटें बना के ट्रायल बैलेंस से पूरा समराइज कर दिए। उसके बाद एनालिसिस किए कि मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या मेरा फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, और कम्युनिकेट कर दिए एंड यूजर्स को ताकि वो लोग कोई रैशनल डिसीजन बना पाए। फिर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब ये सब छोड़ो। देखो, हिस्टोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, या मैं आपको शॉर्ट में एकदम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। बुक में बहुत बड़ा लिखा है, मैं आपको एकदम कंडेंस में बता दूंगा। आप टेंशन मत। इसमें आओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। गर्मी बहुत तेज हो गया है भाई। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं। हाँ, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे भी सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोग क्या करना, आप लोग भीतर का याद मत करना। आप लोग मेन मेन हेडिंग्स याद रखो, और भीतर का आप अपने आप से बना के लिखना। लेकिन बना के ये नहीं कि पूछ रहा है राम तो आप लिख दोगे रावण, नहीं। पूछ रहा है हाथी, आप लिख दोगे घोड़ा। आपको उसी लिखना है, आप बस हेडिंग याद रखो, अच्छा से बना के। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोल रहा है, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका सिस्टमेटिकली एक रिकॉर्ड करो ना। ऐसा नहीं कि 1 तारीख का पहले रिकॉर्ड कर दिए फिर 4 तारीख में भाग गए। नहीं, आज से इसका रिकॉर्ड करने का मन नहीं, आज वैसा मन नहीं, आज वो करने का मन नहीं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो भाई, आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। अभी अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर में कोई एरर आएगा। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको अकाउंट मतलब रिकॉर्ड, सारा ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन और इवेंट अपने लोग समझ गए थे। अच्छा, एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आपको रिजल्ट नहीं जानना? हाँ, आपको रिजल्ट नहीं जानना? ये बताओ, आप खाली पेपर में लिख रहे हो कि हाँ मुझे मेरा इतना का खरीदा हुआ, इतना का बेचा हूँ, इतना का सामान परचेज किया हूँ, इतना का सेल किया हूँ। आपको रिजल्ट नहीं जानना कि इतना बेचने खरीदने से मेरा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, कितना का रुपया और मिलना है, कितना का रुपया डूब गया, कितना का रुपया नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट भी तो जानना है। तो ये सब आपको कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो अकाउंटिंग करने का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो कि ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपका स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक पेरेंट्स प्राउड, है ना? टू मेक पेरेंट्स प्राउड या टू मेक गर्लफ्रेंड प्राउड। अरे, गर्लफ्रेंड तो प्राउड होगी, छोड़ो ना, लेकिन सबसे पहले अपना मोटिव है टू मेक पेरेंट्स प्राउड। गर्लफ्रेंड कभी प्राउड नहीं हो सकती, पेरेंट्स को पहले खुश करो। समझ आया?
याद रखना कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग हर ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर पाए, हम लोग रिजल्ट जान पाए, एसेटलमेंट ऑफ रिजल्ट, हमें रिजल्ट पता चले कि भाई मेरा कंपनी में क्या हुआ है, मैंने प्रॉफिट कमाया भी कि नहीं कमाया। उसके बाद तीसरा बात क्या बोल रहा है, एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये वर्ड में ध्यान देना। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आपके मार्केट में शॉर्ट वर्ड बोले तो औकात क्या है, आपका मार्केट में स्टेटस क्या है, आपका कॉम्पिटिटर से क्या स्टेटस है, कॉम्पिटिटर किस लिए आपसे अलग है, आपको कॉम्पिटिटर से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट बना के पता चलता है अपना, समझ आया। आपको कैसे पता चलता है, आपको बैलेंस शीट बना के अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग अकाउंटिंग इसलिए करते हो ताकि आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। याद है बैलेंस शीट में क्या रहता है, एक कॉलम एसेट रहता है, एक कॉलम लायबिलिटी रहता है, जिससे आपको पता रहता है कि हाँ मेरे कंपनी में लायबिलिटी इतने का है, एसेट इतने का है, पता चलता है कि नहीं। तो हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव इसीलिए ताकि मुझे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। तो किस किस लिए अपने लोग अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, सारा हम लोग को रिजल्ट पता चल पाए। रिजल्ट मतलब कि मैंने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, मेरा करंट एसेट कितने का है, लाइबिलिटी कितने का है, मुझे सब रिजल्ट पता चले, कितना से रुपया मिलना है, कितना से नहीं मिलना है। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि मुझे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चले कि मेरा मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बात तो आप भूल ही गए, जिसके लिए डेफिनेशन में मार पीट लगा था, कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स का मतलब आगे समझेंगे, ताकि यूजर्स लोग डिसीजन ले पाए। जो लोग मेरे कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग होते हैं हमारे यूजर। और हम लोग यूजर लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाए, हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं। कैसे इन्वेस्टर लोग को, यूजर लोग को या कॉल करके बोलोगे हाँ सर आज मेरा 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो बोलेगा नहीं यार मुझे अकाउंटिंग करके भेजो ना, समझ आया। तो हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने यूजर्स लोग को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे पाए, ताकि वो लोग कोई डिसीजन ले पाए कि उसको मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसको सामान बेचना है कि नहीं बेचना है, बैंक वाले को लोन देना है कि नहीं देना है, समझ आया, ताकि यूजर्स लोग कोई डिसीजन ले पाए। फिफ्थ नंबर आता है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है इंसॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट। देखो दो वर्ड होता है, एक कंपनी इंसॉल्वेंट कब होता है, तो जब वो जाता है कोर्ट में और वो बोल देता है कि सर अब मेरे कंपनी के पास मतलब मेरे पास अब कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं अपना कर्जा चुका पाऊँ, मैं अपना ड्यू क्लियर कर पाऊँ। कंपनी बोलता है अच्छा आपको क्या लगता है आप और ड्यू नहीं पे कर पाओगे, मतलब आपके पास लाइबिलिटी इतना हो गया है, कर्जा इतना हो गया, आप और ड्यू क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, जिसका मतलब आप इंसॉल्वेंट हो। कंपनी का बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल का नहीं, उसके लिए पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ के आना होगा आपको। तो वर्ड सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि हाँ आप अपना, आपके पास एबिलिटी है कि आप आगे 4 साल तक आप अपना ड्यू पे कर सकते हो। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगा कि आप सॉल्वेंट हो कि इंसॉल्वेंट हो, आपके माथे में कर्जा है कि नहीं है, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे ना, प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तभी तो आपको अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलेगा कि आपके पास मतलब वो है ना, आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं कि आप अपना ड्यू पे कर पाओ कि नहीं कर पाओ। ये चीज आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग करके ही तो पता चलेगा ना कि आप अपना ड्यू क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि कैसा है फ्यूचर में, आपको सब पता चलेगा। ठीक है ना, समझ आया। तो ये 5 था हमारा ऑब्जेक्टिव, फिर से देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग सब ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर पाए, हम लोग को रिजल्ट पता चले। रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड करके क्या किए, सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, रिजल्ट तो बताओ भाई प्रॉफिट कमाए कि लॉस कमाए। अच्छा मुझे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट बना के पता चलेगा। उसके बाद क्या है, हम लोग सारे यूजर्स को
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। यूजर्स लोग समझ रहे हो, जो मेरे कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो वो हुआ मेरा यूजर। हम लोग यूजर लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाए ताकि यूजर्स लोग कोई डिसीजन बना पाए अपने मन में। और हम लोग अकाउंट्स इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग को अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता चले। सॉल्वेंसी पोजीशन कब पता चलेगा? क्या हम लोग को एक कंपनी अपना पर्स खोल के देखेगा, हाँ बहुत रुपया है, मैं रुपया पे कर सकता हूँ? नहीं। वो जब अकाउंटिंग करेगा तो उसे खुद पता चलेगा कि हाँ उसका मार्केट में क्या पोजीशन है। वो अपने सारे क्रेडिटर लोग को, सारे लाइबिलिटी क्या वो पे कर पाएगा? पे कर पाएगा तो ये सब सॉल्वेंट हो, नहीं पे कर पाएगा तो आप इंसॉल्वेंसी। तो आप पे कर पाओगे कि नहीं पे कर पाओगे, तो ये आपका जो सॉल्वेंसी पोजीशन है ये आपको अकाउंट्स करके पता चलेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव 5 पर। तो देख लो, हम लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। पहले जर्नल पे, जर्नल से लेजर जाएगा, ट्रायल मिल जाएगा। बुक कीपिंग का मतलब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। फिर हम लोग को रिजल्ट जानना है। रिजल्ट कैसे, हम बोला ना, प्रॉफिट या लॉस पता करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पता चलेगा सब। फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। अच्छा, कम्युनिकेटिंग क्या करोगे? अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो आपका रिपोर्ट आएगा लास्ट में, वही तो कम्युनिकेट करोगे ना, कि सबको आप जर्नल उठा के दे दोगे। जो भी आपका ये रहेगा, यूजर्स लोग रहेगा। अब क्या यूजर्स लोग को मैंने क्या बोला, हमारे डेफिनेशन में भी एक लूप होल था। जो पुराना डेफिनेशन था उसमें वर्ड कम्युनिकेटिंग नहीं था, लेकिन अब मॉडल जो डेफिनेशन आ गया उसमें इंटरप्रेट के बाद कम्युनिकेटिंग वर्ड आ गया है। तो जो आप बातचीत करोगे, वो बातचीत में क्या सारा जर्नल उठा के दे दोगे? नहीं भैया, हम लोग तो एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट हम लोग देंगे ना। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम लोग कम्युनिकेट करेंगे दूसरे को। ठीक है, इसके बाद फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आए कि नहीं आए, लेकिन आपको 4-5 बात क्या याद होना चाहिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है ये बताइए। देखो, सबसे पहला हमारा फंक्शन मॉड्यूल में दिया हुआ मेजरमेंट। एक बात बताओ, मेजरमेंट मतलब क्या हुआ? आप क्या है ना, आप हर साल अकाउंटिंग करते आ रहे हो। आपने साल 2020 में भी अकाउंटिंग किया, 21 में भी किया, 22 में भी किया, 23 में भी किया, 24 में भी किया, 25 का तो कर ही रहे हो। तो आपके पास इतना पुराना पुराना अकाउंटिंग है। अब आप देख के पता नहीं लगा पा रहे हो, हाँ 2022 में मैंने तो 5 लाख कमाया था, यही 2023 में मेरा प्रॉफिट बढ़ के 6 लाख हो गया, यही 2024 में मेरा प्रॉफिट बढ़ के 7 लाख हो गया। तो आप एक मेजर कर पा रहे हो ना कि हर साल हम लोग सालाना हम लोग 1 लाख का प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। आप मेजर कर पा रहे हो कि नहीं, आप बताओ। समझ आ रहा है आपको बात? अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये है कि आप मेजर कर सकते हो चीज को, है ना। आप खुद ही बताओ, आपने एक साल प्रॉफिट कमाया 10 लाख, आप लास्ट 3 साल से मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हो। पहला साल आपके माथे पे कर्जा 10 लाख का था, दूसरे साल आपके माथे में कर्जा हो गया 8 लाख, तीसरे साल आपके माथे में कर्जा 6 लाख हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, हर साल अकाउंटिंग करके मुझे ये पता चला कि हर साल मेरा 2-2 लाख का कर्जा कम हो रहा है कंपनी पे। बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, बोल सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या चीज को मेजर कर सकते हैं? हमारे पास्ट परफॉर्मेंस को, कि मैंने पिछले साल क्या किया था, मैंने पहले क्या किया था। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ये है अकाउंटिंग का फंक्शन। अच्छा, मेजर कर लिए, मेजर करने के बाद हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, 2022 में 5 लाख कमाया था, 2023 में 6 लाख कमाया, 2024 में 7 लाख कमाया, मतलब 2025 में अप्रोक्स अप्रोक्स अगर हर चीज ठीक रहा तो हम लोग 8 लाख तो कमाएंगे। फोरकास्ट, फोरकास्ट फ्यूचर का आप फोरकास्ट करे हो ना, फ्यूचर परफॉर्मेंस को आप सोच पा रहे हो, समझ रहे हो। तो अकाउंटिंग करने से ये फायदा होता है कि हम लोग अपने पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा, अच्छा अकाउंटिंग से डिसीजन मेकिंग तो लेगा ही। डिसीजन कौन लेगा? जो हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड है। कौन इंटरेस्टेड है? यूजर्स लोग। सारे यूजर्स लोग को हम लोग अपना अकाउंटिंग दे देते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, ताकि वो लोग कोई डिसीजन ले पाए। समझ रहे हो? अच्छा, ले लिए। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी है, कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन। कंपैरिजन, हम लोग अकाउंटिंग करके क्या करते हैं, हम लोग ना कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब हम लोग दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे कंपनी ने इतना का बेचा, मैंने तो इतना का बेचा। दूसरे कंपनी के पास इतना क्रेडिटर है, मेरे पास इतना है। अच्छा, दूसरे कंपनी का वर्किंग कैपिटल इतना है, मेरा इतना है। दूसरे कंपनी का टर्नओवर रेशियो इतना है, मेरा इतना है। दूसरे कंपनी का करेंट एसेट रेशियो, करेंट वर्किंग कैपिटल रेशियो इतना है, मेरा इतना है। तो अकाउंटिंग करके हम लोग कंपेयर भी तो कर सकते हैं अपने आप को।
मार्केट में और अदर कंपनीज के साथ कंट्रोल। अगर अकाउंटिंग करके आपको ये भी तो पता चलेगा ना कि नहीं आपका वीकनेस किस एरिया पे है, वीकनेस वीकनेस। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने अपने ऑफिस में एक स्कीम चला दिया। कौन सा स्कीम? कि डेली का अनलिमिटेड कॉफी, डेली का अनलिमिटेड कॉफी फॉर एम्प्लॉय। आप देख रहे हो ना, डेली एक एक अप्रोक्स अप्रोक्स 200 कप कॉफी आपके एम्प्लॉयज पी जाते हैं। जब साल में आपका अकाउंटिंग हुआ, एट द ईयर एंड आपको पता चला कि भाई मैंने तो 40 लाख का कॉफी पिला दिया अपने एम्प्लॉय को, तो आप एट द एंड क्या करोगे? कंट्रोल करोगे, कंट्रोल। अब आपको पता चल गया नहीं, 40 लाख का कॉफी बहुत ज्यादा होता है, सारे एम्प्लॉय कॉफी पीना बंद। नहीं तो पियोगे तो एक पियोगे। तो आपको अकाउंटिंग से पता चला ना कि आपका कहाँ वीकनेस था, अब क्या चीज गलत कर रहे थे। ये चीज हम लोग अकाउंटिंग से पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। नहीं, 40 लाख का कोई कॉफी नहीं पिएगा, कम करो। 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, सब कॉफी कॉफी पीना बंद करो। उसके बाद क्या होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अच्छा, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रेगुलेशन है जो हमें अकाउंटिंग प्रॉपर बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे अगर आप कंपनीज हो तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा, और कंपनीज आप सीखोगे लॉ में। और कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपको स्ट्रिक्टली बोलता है कि अकाउंटिंग किस फॉर्मेट में होना चाहिए। टैक्सेशन, आपको साल में टैक्स देना है, कितना देना है, नहीं देना है, कैसे पता चलेगा? जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे। समझ रहे हो? ये अकाउंटिंग का फंक्शन ये सब है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन रहा? अकाउंटिंग का पहला फंक्शन क्या है कि हम लोग अपने पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि पहले हम लोग क्या थे, अब क्या है। हम लोग फ्यूचर का सोच सकते हैं, उसको फॉरकास्टिंग बोलते हैं। हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन हम लोग नहीं, यूजर्स लोग लेगा, जो लोग मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपना पास्ट परफॉर्मेंस को, अभी के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिस एरिया पे अपने वीकनेस है ना। हम लोग को अकाउंटिंग से पता चल जाएगा कि किस एरिया में हम लोग को इतना खर्च करना चाहिए था लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खर्च कर दिए, तो उस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, गवर्नमेंट का रेगुलेशन और टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका टैक्स कितना बनता है, नहीं बनता है, ये आप अकाउंटिंग करोगे तो ही ना आपको पता चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से ध्यान से। एक्चुअली क्या है, मेरे घर का एसी ना वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत गर्मी हो गया है, एसी को रिपेयरिंग में दिया हुआ। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूँ अगर। हाँ, तो पूरा बुक कीपिंग क्या होता है? अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट बात बोलूं कि आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो, जो आप क्या करते हो, आपका खाली बस इतना सा काम है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने लेजर पे क्लासिफाई कर दिया, और आपने ट्रायल बैलेंस मतलब रिकॉर्डिंग किया, लेजर पे क्लासिफाई कर दिया। अगर आप सिर्फ इतना सा वर्क करते हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अकाउंटिंग करते हो, मैं ये बोलूंगा कि आप बुकिंग करते हो। अगर आपका काम है कि आप खाली रिकॉर्ड करते हो, लेजर पे क्लासिफाई कर देते हो, तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग नहीं करते मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, आप गलत हो में हो, आप बुक कीपिंग करते हो। तो क्या लिखा है? बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बस, आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई तो लेजर पे पोस्ट अपने आप हो जाता है, वो लोग सीखेंगे। उसको बोलते हैं बुक कीपिंग रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। समझ आया? अच्छा, मतलब हम लोग खाली अगर रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल पे तो इसका मतलब हम अकाउंटिंग नहीं करते ना। क्योंकि अकाउंटिंग का मेन पार्ट तब शुरू होता है जब आप ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। क्योंकि अल्टीमेट में आप समझ लो, मैंने बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एट द एंड कोई क्या आपको उतना बड़ा बड़ा जर्नल एंट्री खोल के देखेगा इतना मोटा? नहीं ना।
आपको तो अल्टीमेट में प्रॉफिट या लॉस फिगर ही दिखेगा। प्रॉफिट या लॉस फिगर से ही तो हम लोग कोई डिसीजन ले पाएंगे। जो भी रेशियो एनालिसिस अपने को करना है सब तो हम लोग बैलेंस शीट से ही कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ही कर पाएंगे। तो जो ट्रायल बैलेंस से आगे का वर्क होता है, प्रॉफिट या लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो होता है अकाउंटिंग का पार्ट। और अगर आप कोई काम कर रहे हो जो जिसमें आप खाली जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो और लेजर पे क्लासिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बुक कीपिंग कर रहे हो। समझे? आगे मत छोड़ो, मैं आपको ही बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है कि आप, अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करोगे। ठीक है? एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, कि आप सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे और आप आपके बिजनेस में क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है, बस आप उसको यही एसरटेन करोगे। आगे क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, रुपया मिलना है कि नहीं मिलना है, रेशियो एनालिसिस करना है, ये सब आपका काम नहीं है। अगर आप बुक कीपिंग करते हो तो बुक कीपिंग का दो ही ऑब्जेक्टिव है कि सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल इफेक्ट को पता लगाना कि आपके बिजनेस से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है। ठीक है? आगे देखो, आगे ज्यादा क्लियर होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है बुक कीपिंग, क्या है। जो पहला लिख भी दिया, सम पीपल मिस्टेकली, वो सम पीपल क्या करते हैं, गलती से ये सोच लेते हैं, सम पीपल मिस्टेकनली बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग टू बी सिनोनिमस टर्म। सम सोचते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग तो एक ही है, बट इन फैक्ट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों अलग है। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, अकाउंटिंग और बड़ा सब्जेक्ट है। देखो क्या लिखा है, सबसे बड़ा बात, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग वो फेज है जिसमें आप खाली रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड मतलब जर्नल पे। वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग फेज। जो ट्रायल बैलेंस से समराइज करते हैं ना, समराइज करने के बाद पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, वो होता है अकाउंटिंग का पार्ट। समझ आया? चलो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं, आपको समझ आएगा। बोला बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एकदम सही। बुक कीपिंग का काम ही है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करोगे? जर्नल पे। क्लासिफाई करोगे लेजर पे, बस इतना काम है। अकाउंटिंग का क्या काम है? इट इज कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ डेटा। तो बुक कीपिंग में आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का पार्ट तब से शुरू होता है जब आप समराइज करके आगे का काम करते हो, पीएल बैलेंस शीट बना। अच्छा, बुक कीपिंग क्या है? बोला बुक कीपिंग ना एक तो बेस बना देता है आपका अकाउंटिंग के लिए। क्या ये सही बात है? हाँ। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करके रखोगे तो समराइज क्या चीज का करोगे? जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या समराइज करोगे, क्या पीएल बनाओगे, क्या बैलेंस शीट बनाओगे? तो बुक कीपिंग से क्या होता है, आपका अकाउंटिंग का एक तो बेस क्रिएट हो जाता है। बात समझ रहे हो? समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करना, नहीं तो मेरा नंबर भी आप उसमें कॉल करना, कॉल जरूर करना, मेरा आपका वेट रहेगा। ठीक है? तो बुक कीपिंग का मतलब समझ रहे हो क्या है? वो आपका अकाउंटिंग का एक बेस क्रिएट कर देता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, कि बुक कीपिंग में हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड क्या चीज का होता है? जर्नल का। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है? अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, बोला बुक कीपिंग ना अकाउंटिंग का एक बेस होता है। हाँ, अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो उसके ऊपर आप क्या पीएल बैलेंस शीट बनाओगे? रिकॉर्ड करना तो जरूरी है। रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो समराइज क्या चीज का करोगे? तो बुक कीपिंग क्या होता है, एक तो अकाउंटिंग का बेस क्रिएट कर देता है। जबकि अकाउंटिंग को हम लोग एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। एकदम आते आते ही बताया था आपको आज। अकाउंटिंग क्या होता है? हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है। ठीक है? पूरा बुक कीपिंग में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई पार्ट नहीं होता। नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो आपके बुक कीपिंग में आया ही नहीं, क्योंकि आप तो बुक कीपिंग में खाली रिकॉर्ड कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो तब बनेगा ना जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस देख के हम लोग प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वो पार्ट तो हमारा अकाउंटिंग का है ना? तो वही बोला, अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। अकाउंटिंग के प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो आप बुक कीपिंग में नहीं बनाओगे, क्योंकि आप तो बुक कीपिंग में खाली जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये पार्ट अकाउंटिंग में होता है। क्या मैनेजमेंट लोग कोई डिसीजन ले पाएगा आपके बुक कीपिंग से ना? इतना मोटा मोटा जर्नल देके मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा? मैनेजमेंट बोलेगा एक पेज में समराइज करके दो मुझे, तब ना मैं कुछ बात बोलूंगा।
तो मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, इसमें मैनेजरियल लोग डिसीजन नहीं ले पाएगा, जबकि इसमें मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड। जब आप अकाउंटिंग कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना लोगे, बैलेंस शीट बना लोगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सबके मदद से मैनेजमेंट लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। देखिए बुक कीपिंग में कोई मैनेजमेंट लोग डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके बाद बोला देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बोला बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग में तो खाली जर्नल होता है और क्या फील्ड। जबकि अकाउंटिंग में बहुत सारा सब फील्ड है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फिर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कितने टाइप का आपका सब फील्ड होता है। जबकि बुक कीपिंग में क्या होता है, खाली जर्नल, तो जर्नल का कोई सब फील्ड नहीं है, अकाउंटिंग में बहुत सारे सब फील्ड है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी ascertained थ्रू बुक कीपिंग। अभी अभी ऊपर में हम लोग जब पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था कि अकाउंटिंग करने से हम लोग को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। तो बैलेंस शीट हम लोग बुक कीपिंग में बना रहे हैं ना, ना सर, बुक कीपिंग में तो हम लोग खाली जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट कब बनाएंगे, जब जर्नल पे रिकॉर्ड हो जाएगा, लेजर पे क्लासिफाई हो जाएगा, फिर हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस से समराइज करेंगे, करने के बाद पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये तो अकाउंटिंग का पार्ट है ना। तो हमको हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पता चलेगा, अकाउंटिंग के रिपोर्ट में पता चलेगा। समझ रहे हो। तो समझ आया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग में सबसे पहला डिफरेंस है कि बुक कीपिंग में तो आप रिकॉर्ड करते हो, अकाउंटिंग में तो आप समराइज करते हो। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करने से क्या होता है ना, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग का एक बेस क्रिएट हो जाता है, जबकि अकाउंटिंग तो एक बिजनेस का लैंग्वेज है। बुक कीपिंग में क्या होता है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। दिखा दूं, चलो दिखाई देता हूँ, मुझे आप लोगों को भरोसा नहीं है तो यही देखो। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझे। तो बुक कीपिंग में तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, आप तो खाली जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो। जबकि अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। अच्छा, आपका खाली जर्नल देख के मैनेजमेंट लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, मैनेजमेंट लोग बोलेगा समराइज करके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का डिटेल दो। तो मैनेजमेंट लोग आपका अकाउंटिंग से डिसीजन ले पाएगा। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं होता, अकाउंटिंग का बहुत सारा सब फील्ड अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फिर बोल रहा है आपका फाइनेंशियल पोजीशन बुक कीपिंग से नहीं पता चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो हमारे हमारा बैलेंस शीट से पता चलता था। बैलेंस शीट तो आप अकाउंटिंग में बना रहे हो। बुक कीपिंग से आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता ही नहीं चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। अब ये देखो तीनों में रिलेशनशिप दिया है, एग्जाम में आ जाए तो आप ये बना के आओगे तो अच्छा रहेगा। बुक कीपिंग क्या है, एक बेस क्रिएट कर देता है। कीपिंग क्या है, एक बेस क्रिएट कर देता है। बेस क्रिएट कर देता है, जर्नल रिकॉर्ड कर देता है। ये सब जर्नल को देख देख के आप आगे का काम, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हो। तो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के ऊपर अकाउंटिंग है, और जब दोनों मिक्स हो जाए तो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो जब आप बात करते हो अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब आ गया। जब आप बात करते हो अकाउंटिंग, तो इसका मतलब आप समराइजिंग का बात कर रहे हो। और जब आप बात करते हो बुक कीपिंग, इसका मतलब आप खाली रिकॉर्डिंग का बात कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, आज से जब हम लोग वर्ड बोलेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब ऑल जिसके अंदर अकाउंटिंग भी हो। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर अकाउंटिंग भी हो, बुक कीपिंग भी हो। समझ रहे हो। ये सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे। अभी अभी ऊपर पर क्या है ना कि अकाउंटिंग का बहुत सारा सब फील्ड है। जो सब फील्ड में आने से पहले हम लोग यूजर से एक बार पढ़ लेते हैं, यूजर फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतना देर से हम लोग जो यूजर्स यूजर्स कर रहे थे कि यूजर्स को कम्युनिकेट करो। कौन कौन यूजर्स हो सकता है आपके बिजनेस में, मतलब कौन कौन इंटरेस्टेड रह सकता है, इन्वेस्टर। देखो किस तरह समझाया है बुक में, बुक में बोल रहा है यूजर्स जो है हमारा, यूजर्स दो तरह का होता है, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। हाँ, इंटरनल यूजर भी है, जो ओनर है, मैनेजमेंट लोग है, मैनेजर है, एम्प्लॉयज है, ये सब हमारा कहाँ का यूजर है, इंटरनल घर के यूजर्स है। लेकिन बहुत सारे बाहर के भी तो यूजर्स है हमारे, जो क्रेडिटर है हमारा।
हमारे बहुत एक्सटर्नल यूजर्स भी तो है, जो हमारा क्रेडिटर है, जो इन्वेस्टर है, जो बैंक है, ये सब हमारा एक्सटर्नल यूजर है। यूजर्स मतलब एक वर्ड में बोले कि वो पर्सन जो हमारे कंपनी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा एक यूजर कौन हो गया, इन्वेस्टर। हाँ, इन्वेस्टर भी तो यूजर है ना, क्योंकि इन्वेस्ट अपना रिस्क से हमारे कंपनी में कैपिटल लगा रहा है। उसको भी तो जानने का मतलब शौक है ना कि भाई मेरे कंपनी में क्या चल रहा है, और उसको कैसे पता चलेगा जब हम लोग उसको अकाउंटिंग रिपोर्ट देंगे। ठीक है। इन्वेस्टर को भी जानना होता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कंपनी का क्या एबिलिटी है, जिससे इन्वेस्टर क्या करेगा, अपना एक आइडिया बनाएगा कि उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, फ्यूचर में शेयर प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है। इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज लोग भी तो एक यूजर है ना। एम्प्लॉइज लोग भी को भी तो जानने में छूक रहता है ना, मतलब इम्प्लॉइज को हम लोग एक्सटर्नल यूजर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एम्प्लॉइज तो हमारे इंटरनल यूजर है। उसको भी तो जानना है ना कि नहीं भाई कंपनी का क्या प्रॉफिट या लॉस हो। समझ रहे हो, आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप 4 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आपको आपको जानने का एक तो मतलब अजीब सा वो नहीं होगा, इच्छा नहीं जागेगा कि हमारे कंपनी में क्या चल रहा है, कितना का प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, है ना। आपको अपने कंपनी के बारे में जानना तो है। लेंडर लोग, लेंडर, लेंडर मतलब समझ रहे हो, जो कंपनी को लोन देते हैं, वो तो और खास करके कंपनी का अकाउंटिंग देखो देखेंगे ना, वरना कि वो कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं पे करने के लिए। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी कितना और फेल किया है नहीं किया है, रिपेमेंट टाइम। सप्लायर लोग, सप्लायर एंड सप्लायर लोग को भी तो कंपनी के साथ आगे रिश्ता जमाने के लिए कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अकाउंटिंग देखना होगा ना, कि कंपनी उसका रुपया रिपे कर पाएगा कि नहीं। सप्लायर लोग ऐसे ही आंख बंद करके सबको सामान डिलीवरी करा देगा। कस्टमर लोग, कस्टमर लोग भी यूजर होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो एक यूजर है ही। समझ रहे हो, ये बस याद नहीं रखना है, जस्ट आपको रीड कर लेना। पब्लिक, पब्लिक को भी देखना है भाई। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन सा, मैनेजमेंट तो इंटरनल यूजर हो गया ना एक तो। ठीक है, वैसे डिटेल में नहीं जा रही है सब में, ये सब बस रीड कर लेना, आपको समझ आ गया ना कि यूजर मतलब जो जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारा एक टॉपिक आज ये लास्ट का करते हैं, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग ऊपर पढ़े थे कि बुक कीपिंग का कोई भी सब फील्ड नहीं होता, जबकि अकाउंटिंग का सब फील्ड होता है। कैसे, देखो अकाउंटिंग का बहुत सारा सब फील्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब भी आप ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, जो आपके कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना, वो एट द एंड में काम को सुपरवाइज करता है। मैनेजमेंट तो हमेशा काम को सुपरवाइज करता है। तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रॉपर कंट्रोल के लिए, प्रॉपर सुपरवाइज करने के लिए कि उसका मैनेजमेंट, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से करता है। समझ आया। इसी डिटेल में मत पढ़ो अभी, आप बस खाली इतना जानो, आगे इंडिविजुअली आपको सब चीज समझ आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कंपनी ना प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट उसका कितना रुपया में बन रहा है उसको नहीं पता। मैंने बोला आपके, आप पेन की कंपनी हो, आपको ये पेन बनाने का कितना खर्च आया, पता नहीं दादा कितना खर्च आया, लेकिन हाँ प्रॉफिट तो बहुत कमाए नहीं। आपको अपना एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो करना होगा ना, जिसमें आपको ये देखना होगा मेरे पेन बनाने का कॉस्ट कितने का आया। तो हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग भी मेंटेन करता है, जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहते हैं। अच्छा, कंपनी लॉ में एक प्रोविजन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के, आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जिसमें कंपनी को क्या करना होता है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का चैरिटी, सोशल कॉज में लगाना होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज सेवा में लगाना होता है। तो इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें से कंपनी कितना रुपया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाएगा, उसके लिए कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी मेंटेन करता है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जानते हो, जो लोग एम्प्लॉय हायर करते हैं, पूरा मेंटेन करते हैं, वो लोग को मोटिवेट रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो लोग प्रॉपर काम को सुपरवाइज करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक चीज होता है। तो फील्ड समझ है, उतना डिटेल में ये भी नहीं पढ़ना। तो आज हम लोग इतना पढ़े हैं। शुरू में एक सब एकदम 5 मिनट में एकदम क्विक रिवीजन अगर हम लोग कर डालें, तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ लिए थे, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है बिजनेस का। फिर मेरा एक बात था आपसे कि भाई अकाउंटिंग में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब आप लोग बोले भैया ट्रांजेक्शन इवेंट तो एक ही जैसा है, मैं बोला नहीं, एक नहीं, अलग है। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो अपने बिजनेस में, वो होता है ट्रांजेक्शन, जबकि वो ट्रांजेक्शन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो होता है इवेंट। एग्जाम्पल दे दो, आपने सामान खरीदा एक ट्रांजेक्शन है, आपने सामान बेचा एक ट्रांजेक्शन है,
ये खरीदा बेची करके आपने कितने का प्रॉफिट जनरेट किया, रिजल्ट क्या आया, वो होता है आपका इवेंट। एक सम आपने छोटा सा देखा था, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, मैंने करा भी दिया। अच्छा, अकाउंटिंग का पुराना डेफिनेशन 1961 का, जो जैसे हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही आपके अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट कर लेते हैं, बस। मैंने बोला है, इंटरप्रेट करके खत्म, कम्युनिकेट नहीं करोगे। तो वही बोल रहे हैं, आजकल मॉडर्न जमाने में हमारा कम्युनिकेटिंग का बहुत वाइटल रोल हो चुका है। तो इसीलिए अब न्यू डेफिनेशन क्या आया कि अकाउंटिंग में हम लोग क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग सब करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, और साथ में वो यूजर को कम्युनिकेट करते हैं, कर देते हैं जो इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी के लिए, हम लोग अब कम्युनिकेट भी कर देते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल पे। क्लासीफाई कहाँ करते हैं, लेजर पे। समराइज कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। एनालिसिस करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस देख के आगे एनालिसिस करेंगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ इतना का प्रॉफिट हुआ है, इतना का रेशियो है, इतना का वर्किंग कैपिटल रेशियो है। इंटरप्रेट करने के बाद यूजर्स लोग के साथ कम्युनिकेट कर देंगे ताकि वो कोई अपना डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग बना पाए यूजर्स लोग, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग देखे थे कि हाँ हमारे ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने क्या बोला कि सिस्टम अकाउंटिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसा नहीं उस फाइल में है, उस पेज में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग से क्या होता है, हम लोग को रिजल्ट पता चलता है कि हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का लॉस कमाया। अकाउंटिंग करने से क्या है, हमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि हमारा एसेट कितने का, लायबिलिटी कितना का है, कॉम्पिटिटर से हम कितना अलग है, हमारा ओवरऑल व्यू पता चल जाता है कंपनी का। और वो फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट बना के। अकाउंटिंग से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यूजर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि यूजर्स लोग कोई डिसीजन ले पाए। अकाउंटेंसी से हम लोग को अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलता पाता है कि भाई हम एबिलिटी है कि नहीं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि नहीं, क्रेडिटर लोग को रुपया रीपे करने का है कि नहीं एबिलिटी। फिर फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन ये है ना कि हम लोग अपने पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सकते हैं। हम लोग डिसीजन, यूजर्स लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम लोग अपने लास्ट 2-3 साल नहीं तो कॉम्पिटिटर लोग के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने डेटा को। अच्छा, कोई एरिया पे ज्यादा खर्च हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। और टैक्सेशन, आपको कितना टैक्स देना है, नहीं देना है, टैक्स का भी कितना प्रोविजन है, उसी के लिए भी अकाउंट्स हम लोग आना जरूरी है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कुछ नहीं होता एक्चुअली। रिकॉर्डिंग का जो आगे का फेस होता है ना, वो होता है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग के बाद जो समराइजिंग का फेस होता है ना, समराइजिंग पीएल बैलेंस शीट, वो सब होता है अकाउंटिंग का फेस। हम लोग ये समझे। फिर हम लोग इसका डेफिने, अगर आप डिफरेंस पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, खाली रिकॉर्ड, जबकि हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, समराइजिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है ना, एक बेस बना देता है अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो अकाउंट कहाँ से करोगे, समराइज कहाँ से करोगे, ये समझ आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो जर्नल पे रिकॉर्ड करना है ना, तो वही तो आपका बुक कीपिंग बेस बना दिया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल बैलेंस शीट होता है, जो कि आपका बुक कीपिंग में बनता ही नहीं है, क्योंकि आप बुक कीपिंग में खाली रिकॉर्ड कर रहे हो। जबकि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बन रहा है। मैनेजर लोग खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा, कि मैनेजर लोग को तो एक रिपोर्ट में समराइज रिपोर्ट चाहिए ना, जो कि अकाउंटिंग में बनता है। अच्छा, बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का बहुत सब फील्ड है, अभी हम लोग आगे देखे भी थे। कौन सा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बोले फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग हमारे कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हम लोग को बुक कीपिंग से नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि हम लोग तो बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। हम ये चीज हम लोग को अकाउंटिंग से पता चलेगा। अच्छा, मैंने क्या बोला, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग ऊपर अकाउंटिंग, जब ये दोनों को हम लोग प्लस कर दे तो ओवरऑल व्यू हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी वर्ड आता है। हाँ, अकाउंटिंग का क्या सब फील्ड आता है, बहुत टाइप के अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग बनाता है ताकि उसको अपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चले, जो जिसको जिसको काम सुपरवाइज किया है सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए वो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पेन, अगर मैं पेन का बिजनेस कर रहा हूँ तो पेन को बनाने के लिए मेरा कितना का कॉस्ट है, इसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी अलग से करते हैं। फिर कंपनी लॉ का जैसे बहुत सारा प्रोविजन है, नहीं तो बहुत सारा कंपनी क्या करता है ना, नेट प्रॉफिट कमा के कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कुछ खर्चा करता है, तो उसके लिए कंपनी एक अलग से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंसी अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ताकि उसको पता चल पाए कि इस ईयर मुझे कितना खर्च करना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी इस तरह है कुछ। यूजर्स, अब यूजर्स दो तरह का होता है, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। हमारे कितने कितने यूजर हो सकते हैं, इन्वेस्टर क्योंकि वो लोग रुपया इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉय क्योंकि वो हमारे यहाँ वर्क करे, एक तरह का इंटरनल यूजर है, लेंडर जो लोग लोन दे रहा है उसको भी तो जानना है अकाउंटिंग कि सामने वाला रुपया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। जस्ट आपको ये सब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे करते हैं, वेडनेसडे को आपको लिए लेक्चर अपलोड होगा।
तो गाइस देखो, जितना आप लोग पढ़ रहे हो अच्छा बात है। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ना, आप लोग एक दो बार पढ़ोगे मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा, मैंने बहुत बार समझा दिया। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। बस आप सीक्वेंस मत तोड़ना, एक डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर, लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। अच्छा नहीं लगे, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है, हाँ मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे ये नंबर पे कॉल करना एनी टाइम, व्हाट्सएप पे, कॉन्टैक्ट पे, जो मर्जी। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो मुझे, आशु अग्रवाल नाम है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा लगे लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगे आप जरूर कमेंट करके जाना कि भैया मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका वीडियो में ये चीज़ का कमी है, आप उसको ऐड ऑन कीजिए, मैं जरूर सीखूंगा, ऐड ऑन करूँ। बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहो, और मुझे बताना कि आप लोग का कहाँ तक आपका सिलेबस ये वाला कंप्लीट हुआ है। कुछ नहीं समझ आए तो आप कॉल मुझे जरूर डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। बाय बाय। बाय। गुड नाइट। चलो, बाय बाय।